अलग तरीके से डिफ़ाइन किया। अब हम जूरिस्प्रूडेंस का नेचर समझेंगे, इसका स्कोप और इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे। नेचर प्रकृति, स्कोप इसका क्षेत्र विस्तार और इम्पोर्टेंस महत्व क्या है, क्योंकि हम इसको फ़िलोसॉफ़िकल सब्जेक्ट मानते हैं। अभी तक जूरिस्प्रूडेंस की जब भी बात होती है, यार ये तो फ़िलोसॉफ़िकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, अमूर्त सब्जेक्ट है, इसमें मज़ा नहीं आता है, इस तरह की बातें करने लगते हैं। क्योंकि हम इसको एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मानते हैं, केवल फ़िलोसॉफ़िकल सब्जेक्ट मानते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं कि भैया इसमें कौन माथा पच्ची करेगा, इसको ज़्यादा ध्यान से मत देखो, इसका कोई जुडिशरी में आता नहीं है ये, और सेक्शन इसका कोई होता नहीं है, कोर्ट में काम करेगा नहीं। कोर्ट में तो आपको BNS, BNSS और एविडेंस और ये पॉक्सो और ये सारे सेक्शंस आपको याद करने पड़ते हैं, उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो आप छोड़ देते हैं, ये सब्जेक्ट किस काम का है, छोड़ो इसको। तो हम जो बात कर रहे हैं वो नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस जूरिस्प्रूडेंस का क्या है समझने की कोशिश करेंगे कि साहब ये क्यों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये कहाँ तक फैला हुआ सब्जेक्ट है, इसका प्रकृति क्या है। तो देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज द थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ। ये एक सैद्धांतिक अध्ययन होता है लॉ का। इट इज द फाउंडेशन अपॉन विच लीगल सिस्टम आर बिल्ट एंड प्रोवाइड्स ए डीपर understanding of legal concepts, principles and reasoning। तो देखिए, ये वो फाउंडेशन है, ये वो मतलब नींव है जिस पे कि कानूनी पद्धति, कानूनी व्यवस्था टिकी हुई है। और ये जो है हमें गहरी समझ देता है। कानूनी जो सिद्धांत होते हैं, कानूनी तर्क होते हैं, कानूनी अवधारणाएं होती हैं, उनके बारे में ये हमें गहरी समझ देता है। द वर्ड जूरिस्प्रूडेंस is derived from the Latin term jurisprudentia meaning knowledge of law। मैंने कल भी बताया आपको। तो ये जो मतलब महत्व इसका क्यों है, क्योंकि हमें ये गहरी समझ देता है कानूनी अवधारणाओं के बारे में, कानूनी सिद्धांतों के बारे में, कानूनी उसूलों के बारे में और कानूनी तर्क के बारे में। हम नहीं समझ पाएंगे कि ये जो सेक्शन 103 है BNSS का वो क्यों है, लेकिन जब हम जूरिस्प्रूडेंस को समझ लेंगे तब हम समझ जाएंगे ये सेक्शन क्यों है। हम नहीं समझ पाएंगे कि BSA का सेक्शन 10 क्यों है, लेकिन हम जूरिस्प्रूडेंस को जब समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि ये सेक्शन क्यों है, इसके पीछे की रीजनिंग, तर्क क्या है, उसूल क्या है, इसकी अवधारणा, कंसेप्ट क्या है। तो इट provides deeper understanding of legal concepts, principles and reasoning। अब देखिए, मेरे ख्याल से किसी ने ज्वाइन किया है क्या। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की। जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या होता है। अब देखिए, जूरिस्प्रूडेंस इज बोथ फिलोसॉफिकल एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ लॉ। तो ये एक दार्शनिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है कानून का, जूरिस्प्रूडेंस।
कि कानून को आप दार्शनिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं आप जूरिस्प्रूडेंस का। इट्स नेचर कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग आस्पेक्ट। अब हम इसके नेचर को नीचे दिए हुए पहलुओं के हिसाब से समझेंगे। नीचे दिए हुए पहलू 5 हैं, तो हम जब इन 5 चीज़ों को समझ लेंगे तो इसका नेचर समझ में आ जाएगा। क्योंकि हर मतलब सब्जेक्ट का एक नेचर होता है, प्रकृति होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट है, उसका एक साइकोलॉजिस्ट का अलग नेचर होगा। एक डॉक्टर है, उसका अलग नेचर होगा। एक फिलोसोफर है, उसका अलग नेचर होगा। एक साइंटिस्ट है, उसका अलग नेचर होगा। तो उसी तरह से सब्जेक्ट का भी नेचर होता है, प्रकृति होती है। तो जूरिस्प्रूडेंस का नेचर जो है हम पहला कुछ नीचे दिए हुए पहलुओं के हिसाब से समझेंगे, और उसमें पहला पहलू है फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट का। ठीक है ना। तो एक दार्शनिक पहलू को नज़र में रख के हम इसका नेचर समझेंगे। दूसरा, हम इसका नेचर एनालिटिकल एस्पेक्ट से समझेंगे। आपको पता है कि एनालिटिकल विश्लेषणात्मक एक पहलू होगा कि हम चीज़ों को बड़े ध्यान से परखेंगे, एग्ज़ामिन करेंगे, टेस्ट करेंगे लॉजिक के हिसाब से, और मतलब उसको एनालाइज करते हुए, हम विश्लेषण करते हुए समझेंगे। तो एक एनालिटिकल एस्पेक्ट से हम इसका नेचर समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्मेटिक एस्पेक्ट से हम इसका नेचर समझेंगे। ठीक है ना, मानात्मक पहलू से। और एक कंपैरेटिव एस्पेक्ट से हम इसका नेचर समझेंगे, तुलनात्मक पहलू से। और एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इसका नेचर समझेंगे, यानी ऐतिहासिक पहलू के हिसाब से। तो देखिए, हम जो नेचर समझ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस का, सबसे पहले हम फिलोसॉफिकल पहलू को ध्यान में रखते हुए समझें। तो इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड मॉरलिटी। आपको पता है कि फिलोसॉफिकल स्कूल जो है, दार्शनिक विचारधारा जस्टिस की बात करती है, नैतिकता की बात करती है, न्याय की बात करती है, ऑनेस्टी की बात करती है, जस्टनेस, फेयरनेस, उचित, ठीक है ना, समता, आज़ादी की बात करती है, लिबर्टी की बात करती है। तो ये फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है वो इसी तरह की बातें करेगा, न्याय की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, फेयरनेस की बात करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, फ्रीडम की बात करेगा। तो ये फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से अगर हम इसके नेचर का पता लगाएं तो जूरिस्प्रूडेंस में क्या इन्वॉल्व होता है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जस्टिस एंड मॉरलिटी। तो हम इसमें जो है, जो मूल सिद्धांत होते हैं, मूल उसूल होते हैं कानून के, न्याय के और मॉरलिटी के, वो जूरिस्प्रूडेंस में होता है। ये जूरिस्प्रूडेंस का नेचर होता है। क्या जूरिस्प्रूडेंस का नेचर होता है? जो न्याय, नैतिकता और कानून के उसूल जो होते हैं, वो मूल उसूल, जो फंडामेंटल उसूल होते हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ते हैं। तो इसका नेचर ये वाला भी हो जाता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जस्टिस एंड मॉरलिटी इसमें इन्वॉल्व होती है, उनका परीक्षा करना इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। तो एक जूरिस्प्रूडेंस को जानने वाला व्यक्ति वो थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का होगा। दूसरा, वो एनालिटिकल टाइप का भी होगा, उसका नेचर एनालाइज करने वाला, विश्लेषण करने वाला,
परीक्षा करने वाला, लॉजिक पे चलने वाला, ठीक है ना, एविडेंस पे चलने वाला, सिर्फ इस बात को मानने वाला कि कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई कॉज एंड इफ़ेक्ट होगा, वजह होगी, एनालाइज करेगा, देखेगा, परखेगा, समझेगा, एग्जामिन करेगा। तो इसका नेचर जो है वो एनालिटिकल एस्पेक्ट वाला भी है, एक विश्लेषणात्मक पहलू वाला भी है। इट स्टडीज द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल सिस्टम्स। तो ये जो है, जो कानूनी व्यवस्था होती है, पद्धति होती है, उसके ढांचे को, उसके कार्यों को और उसके इंटरप्रिटेशन या उसके अर्थान्वयन की अध्ययन करता है कि सब कानून का या कानूनी व्यवस्था का, कानूनी पद्धति का किस तरीके से मतलब लगाया जाए, उसके कार्यों का किस तरीके से मतलब लगाया जाए, उसका ढांचा है उसका किस तरीके से अध्ययन किया जाए। तो ये लीगल सिस्टम को व्याख्या करता है, उसका अर्थान्वयन करता है, उसका मतलब बताता है, क्योंकि आपको पता है अलग अलग लीगल सिस्टम हो सकते हैं अलग अलग देशों में, ठीक है ना। और आपको पता है कि हर देश में थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है लीगल सिस्टम में। इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल वैसी तो होगी नहीं जैसी कि अमेरिकन डेमोक्रेसी है। अमेरिकन डेमोक्रेसी में आपको पता है कि ट्रंप साहब चाहे कितने खिलाफ थे ममदानी के, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको बुलाया और बातचीत की और उसे तारीफ़ भी की ममदानी की। तो अलग अलग लीगल सिस्टम अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और वहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा फ़र्क भी आ सकता है लीगल सिस्टम में। हो सकता है कि आज से 20 साल पहले किसी तरह का लीगल सिस्टम हो और अब उसमें थोड़ा उसके नेचर में चेंज आया हो। तो हम इसको एनालिटिकल एस्पेक्ट से जब देखते हैं तो लीगल सिस्टम का अर्थान्वयन करते हैं, लीगल सिस्टम का मतलब हम निकालते हैं और लीगल सिस्टम का कार्य क्या है, कार्य क्षेत्र के बारे में हम इसकी अध्ययन करते हैं और इसका ढांचा कैसा है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आपको पता है इंडियन लीगल सिस्टम लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इसमें होते हैं। और आपको ये भी पता है कि इंडियन लीगल सिस्टम में जो इसका ढांचा है उसमें 2 टायर सिस्टम होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये ढांचा जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, वहाँ पे राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो ये जो एनालिटिकल एस्पेक्ट है वो उस नज़रिए से भी हम जूरिस्प्रूडेंस के नेचर को समझते हैं, या जूरिस्प्रूडेंस का नेचर एनालिटिकल एस्पेक्ट वाला भी होता है, जो कि कानूनी जो व्यवस्था है उसके कार्य क्षेत्र क्या है, क्या काम जुडिशरी का है, न्याय देना या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना, या किसी कानून का मतलब बताना, या जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्वलोकन करके ऐसे कानूनों को गलत बता के हटा देना जो कि संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। ये काम या ये कार्यक्षेत्र जुडिशरी का है और पार्लियामेंट का काम लॉ बनाना है, और जो कार्यपालिका है उसका काम कानूनों को लागू कराना या न्याय व्यवस्था बनाना है। और इनका ये काम है, हालांकि ये काम न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका खुद नहीं करते हैं, अपने ऑफिशियल्स के थ्रू
करवाते हैं, जिनको कि ज़्यादातर पब्लिक अथॉरिटी माना जाता है, स्टेट माना जाता है। हालांकि जुडिशरी अभी तक अपने आप को स्टेट की डेफिनेशन में लाने से रखने से बचती रही है, लेकिन जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाया गया है। इस वजह से जुडिशरी के ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के दबाव से मुक्त होकर काम करे और जो रूल ऑफ लॉ है उसको मेंटेन करे। तो हम जूरिस्प्रूडेंस के नेचर जब समझते हैं तो इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट से मतलब समझते हैं, और इसमें हम ढांचे को, जो लीगल सिस्टम का ढांचा स्ट्रक्चर है, उसको समझ लेते हैं। इसके काम क्या हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के, उनको समझते हैं। और लीगल सिस्टम का अर्थान्वयन मतलब कैसे लगाया जाए, क्या उसका अर्थ होगा और कितना एक दूसरे के लीगल सिस्टम से एक लीगल सिस्टम अलग है, इसको हम एनालाइज करते हैं एनालिटिकल एस्पेक्ट में। तीसरा है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट। आपको पता है कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में इट कंसीडर्स व्हाट द लॉ ought to be rather than just what it is। तो आपको ये पता है कि मानात्मक पहलू या पैमाने वाला पहलू, नापने वाला पहलू, तो देखिए इसमें हम लॉ क्या होना चाहिए इस तरह की बातें करते हैं, ना कि हम ये बात करते हैं कि लॉ क्या है। आपको पता है कि लॉ क्या है, ये एनालिटिकल अप्रोच रखने वाला बात करता है कि लॉ क्या है, जो है उसकी स्टडी करता है, कह देता है साहब ये लॉ है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये है लॉ। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है, और प्रेसिडेंट को केवल जो है हेड माना जाता है, उसका कोई मर्ज़ी उसकी चलती नहीं है, क्योंकि सलाह और मशवरा दे के उससे काम करवाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को ही एक तरह से रियल पावर उसके हाथ में होती है। तो हम जो बात करते हैं एनालिटिकल एस्पेक्ट से, तो हम इसकी बात करते हैं कि लॉ ये है, लेकिन जब हम नॉर्मेटिव एस्पेक्ट से बात करते हैं या मानात्मक तरीके से बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि लॉ क्या होना चाहिए। हम फिर ये बात करने लगते हैं कि साहब इस लॉ में कमी ये है और ये लॉ ऐसा होना चाहिए कि व्हाट द लॉ ऑट टू बी, किस तरह का लॉ होना चाहिए, ये हम फिर बात करते हैं नॉर्मेटिव एस्पेक्ट में। इसके बाद में हम तीसरा जो इसका नेचर समझते हैं वो कंपैरेटिव एस्पेक्ट से समझते हैं। और कंपैरेटिव एस्पेक्ट जो होता है, इट एनालाइजेस डिफरेंट लीगल सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो तुलनात्मक जो पहलू होता है वो एनालाइज करता है अलग अलग कानूनी पद्धतियों को, ठीक है ना, और इसमें ये पता लगाता है कि ये अलग अलग कानूनी पद्धतियाँ जो हैं इसमें एक रूपता क्या है, एक जैसी बातें क्या हैं, और इसमें डिफरेंसेस या मतभेद क्या हैं, अलग अलग बातें कौन सी हैं। तो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक पहलू से हम जूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं, तो इसमें जो कंपैरेटिव एलिमेंट होते हैं वो भी इसके नेचर में शामिल हो जाते हैं। तो हमने देखा कि इसमें फ़िलोसॉफिकल नेचर भी शामिल है इसका, ये एनालिटिकल नेचर भी इसका होता है, विश्लेषणात्मक, दर्शनात्मक भी होता है, नॉर्मेटिव मानात्मक भी होता है इसका नेचर, प्रकृति, और इसका नेचर या इसकी जो प्रकृति है वो तुलनात्मक भी होती है, और इसकी प्रकृति हिस्टोरिकल भी होती है, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में इट ट्रेसेस
द डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम ओवर टाइम्स। तो देखिए इसमें जो है, जो कानूनी सिद्धांत होते हैं उनका विकास कैसे हुआ है, और वो समय के साथ, ठीक है ना, मतलब उन सिद्धांतों का समय के साथ, उन व्यवस्थाओं का समय के साथ किस तरीके से विकास हुआ है, ये हम हिस्टोरिकल पहलू में देखते हैं, ऐतिहासिक पहलू में इसको जांचते हैं। तो इसमें ये ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम्स ओवर टाइम। तो इसमें हम समय के साथ जो व्यवस्था में, पद्धति में और उसूलों में, कानूनी जो व्यवस्था है और कानूनी उसूल है उनमें जो विकास होता है उनको पता लगाते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। तो देखिए नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अब जो हो गया वो क्या हो गया, फिलोसॉफिकल नेचर हो गया, एनालिटिकल नेचर हो गया इसका, और नॉर्मेटिव नेचर हो गया, कंपैरेटिव नेचर हो गया और हिस्टोरिकल नेचर हो गया। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का नेचर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फिलोसॉफिकल और एनालिटिकल और कंपैरेटिव, हिस्टोरिकल, नॉर्मेटिव सभी तरह की स्टडी इसमें होती हैं, ठीक है ना। और जो है अब क्वेश्चन आ जाता है कि साहब